हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे एक अहम टॉपिक को लेके, माइग्रेशन के बारे में। आज के दौर में आप देखें, जो यूरोप में राइज़ ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। माइग्रेशन कोई नई चीज़ नहीं है, प्रकृति में माइग्रेशन एक बड़ी कॉमन सी चीज़ रही है। चाहे वो जीव-जंतुओं का हो, पक्षी जिस तरह से साइबेरियन पक्षी हर साल इंडिया आते हैं, या जो हिस्टोरिकली रहा कि किस तरह ह्यूमन बीइंग अफ्रीका से निकल कर एशिया में आया, किस तरह सेंट्रल एशिया से लोग इंडिया में आर्यंस आए। ये अलग अलग जो थ्योरीज़ हैं माइग्रेशन की, इसी ने आज की ह्यूमन सिविलाइजेशन को कहीं ना कहीं जन्म दिया। बिना माइग्रेशन के हम शायद सिविलाइजेशन के जिस रूप को आज देख रहे हैं उसे देख भी ना पाते। माइग्रेशन के कारण ही सिविलाइजेशंस का जन्म हुआ। अलग अलग कल्चर, अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के इंट्रैक्शन से जो आज का रूप हमें दिखता है दुनिया का, वो कहीं ना कहीं दिखा। हम जिस भाषा को आज जानते हैं, ये भाषा अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों के मिश्रण से बनी। जिस हिंदी को हम बोलते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऐसे शब्द हैं जो पर्शिया से आए लोग लेकर आए, या जो कि सेंट्रल एशिया से निकल कर आए। कि किस तरह यहाँ से के लोगों से, इंडिया से मैथमेटिक्स पहले अरब वर्ल्ड गया और अरब वर्ल्ड से वापस यूरोप गया। ये इंटरेक्शन जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का रहा है, इसी ने कहीं ना कहीं आज के इस एक वर्ल्ड को जन्म दिया। साथ में समझने की बात यह है कि माइग्रेशन के कारण ही दुनिया के अंदर विकास हुआ, साइंस की फील्ड में, ट्रेड की फील्ड में, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स के अंदर। माइग्रेशन के थ्रू हम लोगों को जानने को मिला, माइग्रेशन ने वो मौके फराहम किए सिविलाइजेशन के लिए, जहाँ अलग अलग सिविलाइजेशन इंटरेक्ट करके एक बेहतर सिविलाइजेशन को सामने लाई। वही माइग्रेशन से कई प्रॉब्लम्स भी हुई, जिसमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आज की तारीख में जो राइज ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म आपको यूरोप में देखने को मिलता है, जो ब्रेग्जिट हुआ, उसमें कहीं ना कहीं माइग्रेशन ने एक अहम रोल निभाया। बिकॉज ब्रिटेन के नेशनलिस्ट को ये लगने लगा था कि जो ये माइग्रेटरी जो लोग आ रहे हैं बाहर से, जो इमिग्रेंट्स हैं, ये इनके लोकल कल्चर और इकोनॉमी के लिए खतरा है। जो राइज ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, उसमें एक अहम रोल कहीं ना कहीं जो एक हेट्रेड टुवर्ड माइग्रेशन है वो प्ले करता है। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन is basically the movement of people from one place to another, whether it can be permanent or temporary। देखिए, चाहे एक टेम्प्रेरी मूवमेंट हो चाहे परमानेंट मूवमेंट हो, जब कोई व्यक्ति अपने गृह स्थान, अपने लोकल कल्चर को छोड़ किसी नए कल्चर के इलाके में, कई नए इलाके में जाके सेटल डाउन होता है, चाहे परमानेंट बेसिस पे हो चाहे टेम्प्रेरी बेसिस पे हो, माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन की हम बात करें, माइग्रेशन बेसिकली अगर आप देखें तो दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल माइग्रेशन, एक एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन ये जब कोई व्यक्ति अपने गृह राज्य को, अपने गृह क्षेत्र को छोड़ के अपने ही नेशन स्टेट की सीमाओं में कहीं और जाके स्थापित होता है, तो इंटरनल माइग्रेशन कहलाता है। परंतु जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने गृह राष्ट्र को छोड़कर किसी और राष्ट्र में या किसी और नेशन में जाके सेटल डाउन होता है, तो वो एक्सटर्नल माइग्रेशन कहलाता है। बेसिकली 3 टाइप के मेन माइग्रेशन होते हैं अगर हम देखें। पहला मतलब जो माइग्रेशन के टाइप्स है, उसमें जो लोग आएंगे वो पहले होते हैं माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स कौन? जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जैसे कि जॉब, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, या आप कह सकते हैं बेटर लिविंग एनवायरनमेंट के लिए अपनी कंट्री को, होम कंट्री को छोड़ के नई कंट्री की ओर शिफ्ट हों। जैसे कि इंडियंस जो पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं, फिर वहाँ हमारे इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल जिस तरह से अमेरिका में सेटल डाउन है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हमारे जिस तरह से यूरोप में सेटल डाउन है, उसका क्लियर कट एग्जाम्पल है। इंटरनल में बात करें, जब गाँव देहात से कोई आदमी शहर के अंदर आता है, सेटल डाउन होता है बेहतर एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए, तो वो इंटरनल माइग्रेंट्स कहता है। जिस तरह से हिंदी हार्टलैंड के लोग बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में जाकर बसे, वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाके बसे, वो माइग्रेंट्स कहलाए। रिफ्यूजीज़ वो जो मजबूर होके अपने गृह राष्ट्र या गृह क्षेत्र को छोड़कर किसी और कंट्री में या क्षेत्र में रिलोकेट होने के लिए मजबूर होते हैं, वॉर के कारण, ऑपरेशन के कारण, जहाँ उनको उनके धर्म, उनकी पहचान के लिए दबाया जाए या उनके साथ भेदभाव किया जाए, या डिस्क्रिमिनेशन स्टेट के द्वारा उनके साथ किया जा रहा है, जैसे कि उइगर मुस्लिम्स के साथ या रोहिंग्यास के साथ म्यांमार में किया गया। तो जब वो मजबूर होकर किसी और क्षेत्र में शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं टेम्प्रेरी बेसिस पे, जहाँ एक उम्मीद होती है शायद कल हालात सुधरने पे वो वापस अपने घर चले जाएं, इन्हें रिफ्यूजी कहा जाता है। वहीं एक अलग कैटेगरी होती है असाइलम सीकर्स, यानी शरणार्थी, जो आके आपके शरण मांगे। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो इन्हीं मजबूरियों से, इन्हीं अनफेवरेबल कंडीशन के कारण अपने गृह राष्ट्र को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, पर उनके हालात उस तरह के होते हैं कि उनको डर रहता है कि अगर वो वापस से अपने गृह राष्ट्र में जाएंगे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, या उनकी जान पे आफत आ सकती है, उनकी जान पे खतरा बन सकता है। तो ये अपनी होस्ट कंट्री में शरण या असाइलम मांग लेते हैं, ताकि इन्हें वापस अपने घर ना जाना पड़े। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे लार्ज नंबर्स में जो शियाज थे पाकिस्तान से, वो कनाडा जाके शिफ्ट हुए जब उनके खिलाफ 90s के दौर में, 2000 के दौर में वायलेंस हो रहा था, या जिस तरह से काफ़ी सारी बड़ी तादाद में जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उन लोगों ने जाके यूरोप की कंट्रीज़ में शरण मांगी। ये क्लियर कट एग्जाम्पल्स हैं आपके शरणार्थी समस्या के। जिस तरह से सीरिया में चले गृह युद्ध के कारण बहुत बड़ी तादाद में लोग सीरिया को छोड़कर, इराक को छोड़कर यूरोप की ओर जा रहे हैं और वहाँ जाके शरण मांगते, कहते हैं कि भाई हमारे गृह राष्ट्र के हालात ऐसे कि अगर हम वापस हमारे घर में गए तो हमारी जान पे खतरे बन सकता है। ये ज़रूरी नहीं है वॉर्स हो, या आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के चक्कर में हो सकता है। कई सारे पाकिस्तानी लिबरल्स
या इरानियंस लिबरल्स, जब ईरान में रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद वो लोगों ने कनाडा अमेरिका में शरण मांगी। सिमिलरली जब वियतनाम का फॉलो हुआ, काफ़ी बड़ी तादाद में लिबरल्स जो थे वो वियतनाम को छोड़ के यूएसए में जाकर सेटल डाउन हो गए। उन्हें लगता था कि जो ये नई रिजीम है, जो कम्युनिस्ट रिजीम है वियतनाम की, या जो इस्लामिक रिजीम है ईरान की, वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करेगी और हमारी जान के लिए खतरा बन सकता है अगर हम हमारे गृह राष्ट्र में रहे। इसके सिवाय जो नोमैडिक्स होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं घुमक्कड़, जो आपने देखा होगा जो ऊँट लेके घूमते हैं या जो चरवाहों का कल्चर है, ये भी माइग्रेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते। कई लोग कहते हैं माइग्रेंट्स में कैटेगरी में माइग्रेंट्स की नहीं आते, बिकॉज ये इनका टेम्पररी मूवमेंट है। ये अपनी जगह से सीजनल जाते हैं, जिस तरह पहाड़ों से चरवाहे नीचे गर्मी के अंदर ऊपर पहाड़ों में चले जाते हैं और सर्दियों में वो नीचे आ जाते हैं, ये जो एग्जाम्पल्स है, बट इन्हें माइग्रेशन में नहीं माना जाता बिकॉज ये सीजनल है, ये नोमैडिक है। 2013 में अगर बात करूँ दुनिया की टोटल आबादी का, अगर आप बात करें जो दुनिया में माइग्रेशन का जो मूवमेंट है उसके स्ट्रक्चर को समझने की आप कोशिश करें, 2013 के अगर जो डाटा कहते हैं कि जो 38% माइग्रेशन हुआ वो ग्लोबल साउथ से ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में हुआ। ये दिखाता है क्यों ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज के रीजन से यही पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और इन्वायरमेंटल इशूज़ को लेकर वनरेबल होते हैं। देखिए माइग्रेशन में एक अहम रोल आज की तारीख में इन्वायरमेंट भी प्ले करता है। सूखा, बाढ़, गिरती हुई जो आपका गिरता हुआ जो इकोलॉजिकल बैलेंस, इसके कारण भी लोग मजबूर होते हैं माइग्रेट करने को। तो यही जो इलाके डेवलपिंग कंट्रीज के सबसे ज़्यादा यही होते हैं जहाँ सूखे पड़ रहे, बाढ़ आ रही, साथ में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी नहीं इलाकों में होती बिकॉज डेमोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस कारण जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है वो इन्हीं ग्रुप्स में होता है बिकॉज इनकी बॉर्डरें ओपन होती हैं, नज़दीक में होते हैं। तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल अफ्रीका में अगर सिविल वॉर होगी तो सबसे पहले अगर आदमी भागेगा तो यूरोप नहीं जाएगा, वो अपने पास में जाएगा। अगर युगांडा में सिविल वॉर हो रही तो बंदा रुवांडा जाएगा या कांगो जाएगा, उसके लिए यूएसए जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है वो डेवलपिंग एरियाज से डेवलपिंग एरियाज में होता है। जैसे कि जब अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हुई तो तकरीबन 30 लाख से 50 लाख से ज़्यादा अफगानीज पाकिस्तान में एंटर कर गए। तो ये इसका नतीजा है। 2019 में टोटल दुनिया की आबादी का 3.5% हिस्सा माइग्रेंट से बना था। आप सोचिए, देखिए आज का दौर है, आप माइग्रेंट्स को डिनाई नहीं कर सकते। केवल वॉर से माइग्रेंट्स निकले, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, द क्रिएशन ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, इसने पुश फैक्टर दिया, इसने कहीं ना कहीं इस ग्लोबल माइग्रेशन को एक पुश दिया। और आप देखेंगे कि दुनिया भर में माइग्रेशन आज की तारीख में एक काफ़ी कॉमन फेनोमेना बन चुका है। अगर बात करें 1970 में, जबकि माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन केवल 2.3 थी। देखिए इसे बढ़ने का एक कारण और भी है। 90s के बाद में कई सारे देशों के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हुआ, जब यूएसएसआर का पतन हुआ, सिविल वॉर्स भरी। और आप देखिए चाहे यूगोस्लावियन क्राइसिस हो, चाहे वो आज का सीरियन क्राइसिस हो, इतने कहीं ना कहीं माइग्रेंट क्राइसिस को बढ़ावा दिया है। और ये जो माइग्रेंट्स है दुनिया की टोटल जीडीपी का 10% हिस्सा है कि तकरीबन कंट्रीब्यूट करते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए इसमें एक रोल ये भी, माइग्रेंट्स वो भी होते हैं जो जब किसी देश में जाके वर्क करते हो अपनी कंट्री के अंदर पैसा यानी रेमिटेंस भेजते हैं, और ये कई कंट्रीज की इकोनॉमी में वो रेमिटेंस बहुत अहम रोल निभाता है। हिंदुस्तान की बात करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर रेमिटेंस किसी को मिलता है तो इंडिया को मिलता है, जिसमें बाद में डिटेल में जाएंगे। 2018 में हिंदुस्तान को तकरीबन $80 बिलियन का रेमिटेंस मिला, जो भारत की अर्थव्यवस्था का तकरीबन 3% हिस्सा है। जबकि चीन की अगर हम बात करें तो उसको 67 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस मिला। आप सोचें कितनी बड़ी तादाद में पैसा हिंदुस्तान के जो लोग बाहर बसे हुए, जो हिंदुस्तान का डायस्पोरा है, जो हमारे वर्किंग क्लास बाहर रह के मेहनत कर रही है, वो हिंदुस्तान में पैसा वापस भेज रही है। पाकिस्तान को तकरीबन $20 बिलियन का रेमिटेंस मिला था। कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, इन्हें आप लार्जली 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं माइग्रेशन को। एक होता है फोर्स माइग्रेशन, दूसरा होता है वॉलंटरी माइग्रेशन। वॉलंटरी माइग्रेशन में एक फ्री विल होती है आदमी के अंदर, और से कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिन्हें पुश पुल फैक्टर्स कहते हैं, जिनमें इकोनॉमिकल हो सकते हैं कि मान लीजिए मेरे देश के, मेरे राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं, मैं दूसरे राज्य में दूसरे देश में जा रहा हूँ। पॉलिटिकल, कि मेरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इस कंट्री के साथ सेट डाउन नहीं हो पा रहा है, यहाँ का जो नया रिजीम है मेरे फेवरेबल नहीं, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। या सोशल, जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है, मेरा पड़ोसी गया, मेरे जैसे केरला, पड़ोस का पड़ोसी जा रहा है, हम भी जाएंगे। पंजाब में कल्चर है कि बाहर माइग्रेट करने का, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल से जोड़ दिया गया है। केरला में सेम हालात हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फैक्टर होते हैं। देखिए माइग्रेशन को प्रमोट करने के 2 फैक्टर होते हैं, एक पुश फैक्टर और एक पुल फैक्टर। पुश फैक्टर वो फैक्टर जो कि गृह राज्य से आपको दूसरे इलाके में जाने के लिए मजबूर करता है। ये क्या हो सकता है? ये जनरली नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं, जैसे मेरे राज्य के अंदर अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, मेरे राज्य के अंदर अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं है, मेरे राज्य में बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं, मेरी गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेटरी है, मेरे पुश फैक्टर्स हैं। पुल फैक्टर्स क्या? वो फैक्टर्स जो किसी भी कंट्री की और अपने आप जो एक कंट्री आपको अपने खींच रही है, पुल कर रही है, वो क्या होते हैं? बेहतर कंडीशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट, जैसे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, डेमोक्रेटिक रिजीम है, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जॉब्स हैं, बेटर पेमेंट्स हैं, बेटर वेजेस हैं, डेमोक्रेटिक रिजीम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये वो होते हैं जो पुल फैक्टर्स कहलाते हैं। फोर्स माइग्रेशन को जनरली रिफर किया जाता है मूवमेंट्स ऑफ रिफ्यूजीज से और आईडीपी से। रिफ्यूजीज जो किसी और कंट्री में जाकर शरण ले, और आईडीपीज मतलब जो अपने ही राष्ट्र में विस्थापित हो जाते हैं मजबूरी में, जिनको ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जाते हैं जिसमें इनको अपने गृह राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में, या गृह राष्ट्र को छोड़ के दूसरे राष्ट्र में जाना पड़ जाता है। ये डिस्प्लेस हो सकते हैं, ये पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन से भी हो सकते हैं, नेचुरल और एनवायरमेंटल कंडीशन से भी हो सकते हैं, और इवन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से हो सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े डैम्स बनने के कारण, जिस तरह से आप मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल है, जब छोटा सूट डुबा दिया गया तो वहाँ से जो लोग निकले वो आईडीपीज कहलाए। पॉलिटिकल और
अगर आप कहें कि वायलेंस रिलेटेड पाकिस्तान में जब 2014 के बाद ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब चला स्वात वैली में, और जो आपका फाटा का इलाका था ट्राइबल बेल्ट, तो काफ़ी बड़ी तादाद में जो पश्तून लोग थे जो कि उस वॉर में फंस गए थे टेररिस्ट वर्सेस स्टेट की, वो कराची और पेशावर के इलाकों में आए, लाखों की तादाद में इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कहलाए। अब दिक्कत ये आती है कि जो रिफ्यूजीज़ हैं इनको तो जो 1960s का आपका वीएन जो कन्वेंशन है वो कहीं ना कहीं इनको सेफगार्ड कर लेता है, और जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ हैं वो इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, इनको मदद देते हैं, इनकी रीसेटलमेंट मदद करते हैं, साथ में इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बट आईडीपीज़ के साथ दिक्कत है कि ऑल्दो यूएन रिकॉग्नाइज करता है कि आईडीपीज़ एक बड़ा मेजर इशू है, बट कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है आज की तारीख में जो आईडीपीज़ की मदद कर सके। 2000 अगर 18 की बात करें, दुनिया भर में 67 मिलियन फोर्स्ड माइग्रेंट्स थे जो कि मजबूरी में जिन्हें अपने इलाकों को छोड़ कर गए, जिसमें से केवल 25% जो थे वो एक्सटर्नल थे और बाकी के इंटरनल थे। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन होता है वो इंटरनल माइग्रेशन है, फोर्स्ड माइग्रेशन में सिविल वॉर, जैसे अफ्रीका में सिविल वॉर हो रही है, या पाकिस्तान के अंदर आप देखें जो अहमदीज़ हैं, अहमदीज़ के खिलाफ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंस है, तो अहमदीज़ मजबूर होकर अपने गृह राज्य को, अपने गृह क्षेत्रों को छोड़ के सेफ सिटीज़ में, अर्बन सिटीज़ में, या जो उनकी रिलीजन का हेडक्वार्टर रब्बा वहाँ सेटल डाउन हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं फोर्स्ड माइग्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। थ्योरीज की अगर हम बात करें, थ्योरीज कहना गलत है, जो हम कह सकते हैं जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं माइग्रेशन को, उसमें हम बात करें ग्लोबलाइजेशन के दौर में आज की तारीख में इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड ऑफ लेबर बढ़ी है साथ के साथ ग्लोबल मार्केट में, और इसने बर्थ दिया है इंटरनेशनल माइग्रेंट को, जो इकोनॉमिक माइग्रेंट है, जो कि बाहर काम करते हुए अपनी इकोनॉमी, लोकल कंट्री की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, साथ में अपनी जो होम कंट्री है वहाँ पर जो उसकी मदर कंट्री है वहाँ पर वो रेमिटेंस भेज रहा है। देखिए ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज का राइज हुआ, इसके साथ साथ ग्लोबल लेबर का राइज होता है, क्योंकि आज की तारीख में बंदा आसान है कि ग्लोबल कॉम्पीट लेवल पे जो जाके बाहर वर्क करना, जैसे इंडियंस जो इस समय काम कर रहे हैं दुबई में, मिडिल ईस्ट में, ये उसका क्लियर कट एग्जाम्पल्स है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन और वायलेंस, जैसे कि मैंने बताया, ये सबसे एक कॉमन तरीका रहा है माइग्रेशन को प्रमोट करने का, या मजबूरी में जिस तरह से यूरोप से यहूदीज़ भाग कर गए, बाद के दौर में दुनिया भर के यहूदी भाग कर इजराइल आए वायलेंस के कारण, जो उनके खिलाफ हेट थी उसके कारण, या जो रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, या जो उइगर्स के साथ जो उइगर्स शरण मांग रहे हैं, वो क्या है, वो ये वायलेंस और जो एक ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ उसके कारण है। या कुर्द्स के साथ जो इराक के अंदर हुआ, जब लाखों तादाद में कुर्द्स भागे बिकॉज इराक की रजीम उनके खिलाफ थी, आईसिस के कारण जो हुआ है, जो सीरिया में रिफ्यूजीज़ भाग रहे हैं उसका क्लियर कट एग्जाम्पल। इंटरनल इशूज़, ये बेसिकली इंटरनल माइग्रेशन को ही सपोर्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल इशू, सूखा पड़ना, मेरे राज्य में सूखा पड़ा, बहुत बड़ी तादाद में सूखा पड़ा, हमें मजबूरी में अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज एग्रीकल्चर सपोर्ट नहीं कर पा रही, या मेरे राज्य के अंदर फ्लड आई तो मेरी मजबूरी कि मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज हर साल फ्लड आने के कारण मैं यहाँ पे एक सेफ लाइफ नहीं जी पा रहा है, मैं एक प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी पा रहा। ज़्यादातर अफ्रीका में देखने में आता है, बिकॉज अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस को लेके। ड्राउट्स कॉमन, जैसे कि अभी केनिया में जो ड्राउट पड़ रहा है वो शायद पिछले 50 साल का सबसे सीवियर ड्राउट है, जो कि वहाँ पे क्योंकि जो स्टेट्स हैं वहाँ इतने मजबूत नहीं है कि वो रिलीफ मेजर्स प्रॉपर वे में जनता तक इंश्योर कर पाएँ, वो उन तक प्रॉपर राशन पहुँचा पाएँ, खाना पहुँचा पाएँ, दवा पहुँचा पाएँ। इस कारण मजबूरी में काफ़ी बड़ी तादाद को माइग्रेट करना पड़ता है बिकॉज स्टेट सपोर्ट सिस्टम नहीं है इन एनवायरमेंटल क्राइसिस के खिलाफ। इसके सिवाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिकल थ्योरी कहती है वेज डिफरेंस। आज की तारीख में ग्लोबल मार्केट है, फ्री मार्केट है। अब देखिए मेरे देश में इंडिया में प्लम्बरिंग का मुझे 10 रुपये मिल रहा है, बट वही मुझे मिडिल ईस्ट में 20 रुपये मिल रहा है, तो वो एक मेरे लिए पुल फैक्टर है। इन वेज डिफरेंसेस के कारण माइग्रेट जो टेक्निकल माइग्रेंट्स हैं वो अपनी कंट्री से छोड़ दूसरी जगह काम करते हैं। जैसे इंडियन डॉक्टर्स वो यहाँ 5 लाख कमा सकते हैं, अमेरिका में 10 लाख कमाएंगे। हमारा आईटी प्रोफेशन उसका क्लियर कट एग्जांपल है, बट इसका नेगेटिव एस्पेक्ट होता है कि लोकल कंट्री में ब्रेन ड्रेन को जन्म देता है। देखिए हमारे लोग जो हमारे यहाँ हो सकते हैं बट उनको यहाँ क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर वेजेस नहीं मिल रहा है, इस कारण वो दूसरी कंट्रीज में जाकर उनकी इकोनॉमी को प्रमोट कर, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ में एक वाइटल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन इसके कारण हमारी कंट्री में ऑल्दो रेमिटेंस तो आएगा पर हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा, लोकल इंडस्ट्री कभी डेवलप नहीं हो पाती। डुअल लेबर अप्रोच का मतलब ये होता है कि ये डेवलप्ड इकोनॉमी में होता है कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो डेवलप्ड इकोनॉमी के लोग नहीं करना चाहते, उसके लिए उनको माइग्रेंट वर्कर्स चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मिडिल ईस्ट क्लासिकल एग्जांपल है, जो क्लासिकल शेख मेंटालिटी मिडिल ईस्ट में डेवलप हुई, इसके कारण जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं वो काफ़ी सारे जो काम है वो नहीं करना चाहते। जैसे आप छोटे मिनियल लेबर कह सकते हैं, आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़, जिसके नतीजे में इंडिया से साउथ एशिया से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग गए जो कि वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में बड़ी मूवमेंट थी एंटी माइग्रेंट्स, लेकिन कई सारे ऐसे काम है जो लोकल मराठी शायद नहीं करना चाहते, जो मैनुअल लेबर है, जो भी है, जो एजुकेटेड स्टेट्स की दिक्कत है। केरला के अंदर बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं बिकॉज जो केरला का वर्कर था वो मिडिल ईस्ट चला गया। अब उस जगह जो है डिमांड बढ़ी, जो लोकल लोग करना नहीं चाह रहे, वो चाहे खेती मजदूरी का काम हो, चाहे वो साफ सफाई का काम हो, उसके लिए बाहर से वर्कर्स आते हैं। पंजाब ऐसा क्लासिकल एग्जाम्पल है। पंजाबीज जो हैं वो आज की तारीख में एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, जो लोकल पंजाबी होता है। उस गैप को भरने के लिए जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी जैसे लोग, वो जाके हरियाणा, पंजाब के अंदर खेती कर रहे हैं।
इसके सिवाय एक होती है रिलेटिव डिप्रीवेशन कॉन्सेप्ट, जो है कि देखिए मेरे पड़ोसी का बेटा, ये टिपिकल कल्चरल नोशन है कि भाई एक कल्चर बन जाता है बाहर जाना, उसको स्टेटस सिंबल से जोड़ दिया जाता है, उसको प्रोस्पेरिटी से जोड़ दिया जाता है, उसको बेटर लिविंग कंडीशन से जोड़ दिया जाता है। मेरे मोहल्ले का एक लड़का अमेरिका गया तो अगला लड़का उसको देख कर जाएगा। ये चीज़ काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, बिकॉज वो व्यक्ति जब अपने घर पैसा भेजता है तो उससे एक सेंस ऑफ होप जगती है कि अगर उनका अपलिफ्टमेंट हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। पर इसमें अक्सर एक चीज़ नेगेटिव देखने में आती है कि भाई आप उसको देख के जा तो रहे, बट आपको नहीं पता कि वो रियल में किन कंडीशंस का सामना कर रहा है होस्ट कंट्री के अंदर। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, की अगर बात करें, हमने पहले भी डिस्कस किया था, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ने भी इसको बढ़ावा दिया है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देती है जहाँ लोकल इकोनॉमी तबाह हो जाती है, वर्कर्स के पास काम नहीं होता, उनके पास मजबूरी में उन्हें बाहर जाना पड़ता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब ओपन मार्केट अफ्रीका के अंदर कंट्रीज़ में आया है कुछ में, तो एक कंट्री थी जहाँ पर लोकल टमाटर का बड़ा प्रोडक्शन होता था, शायद घाना वो कंट्री थी। तो हुआ ये कि भैया वो टमाटर की प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट थे, काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री थी, वो एक्सपोर्ट करते थे टमाटो केचप से लेकर केन टमाटोज का। लेकिन जब ओपन मार्केट आया तो इटली और चाइना ने डंप करना शुरू किया अपने प्रोडक्ट्स। नतीजा ये हो कि लोकल इंडस्ट्रीज हो गई पूरी तरह से कोलैप्स। अब वहां के लोगों के बेरोजगार, और आज वो इटली में जाकर वहां के टमाटर के खेतों में उससे कम दामों में काम करने को मजबूर है, बिकॉज उनकी लोकल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है डिपेंडेंसी थ्योरी का। अगर हम बात करें 1951 के ग्लोबल कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज की, ये दुनिया भर में रेगुलेट करता है रिफ्यूजी के स्टेटस को। इंडिया ने हालांकि इसको रेक्टिफाई नहीं किया है। ये राइट्स देता है रिफ्यूजीज को कि अगर वो किसी और देश में शरण लेते हैं तो जो होस्ट कंट्री है वो उन्हें एकदम से डिपोर्ट नहीं कर सकती, उनको उसकी केस के मेरिट और डिमेरिट चेक करने होंगे। साथ में इसमें यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी जिम्मेदारी ये देखना कि जो रिफ्यूजीज उनके राइट्स का वायलेशन ना हो, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ मिले, और साथ में उनके रीसेटलमेंट का काम करना। देखिए अगर एक अहम रोल, जो एक अहम चीज़ जो निकल कर आती है रिफ्यूजी जो माइग्रेंट्स में, वो होता है रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है? जब किसी ए कंट्री का आदमी बी कंट्री में जाके काम करे और उस काम के पैसे को वापस ए कंट्री में भेजो, उससे रेमिटेंस कहलाता है। रेमिटेंस दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन केस ऑफ इंडिया, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ के इकोनॉमी में। बिकॉज देखिए उनकी कंट्रीज़ में तो वैसे इतनी ज़्यादा, मैं कहूँगा इतनी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, जिसकी मजबूरी में उनको अपने घर राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर सेटल होना पड़ता है। जिसका एग्जांपल आप देखें, इंडिया काफ़ी बड़ी तादाद में आईटी प्रोफेशनल यूरोप गए, वेस्ट अमेरिका गए, कनाडा गए, और सिमिलरली जो हमारे ब्लू कॉलर वर्कर्स थे वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए मिडिल ईस्ट गए काफ़ी बड़ी तादाद में, मलेशिया गए। वहाँ से जो साल का पैसा भेजते हैं, जो आपकी इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपिंग कंट्रीज, उसको कहलाता है रेमिटेंस। अगर हम बात करें दुनिया में 2018 में $689 बिलियन का रेमिटेंस भेजा गया, जिसमें से $528 बिलियन डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज को भेजे गए। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी रकम है और कितना अहम रोल प्ले करती होगी डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज की इकोनॉमी में। इसमें से अगर बात करें दुनिया भर में करीबन 250 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स हैं, करीबन 25 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स, कितनी बड़ी तादाद है। अगर आप बात करें इनका रोल इकोनॉमी में, तो हिंदुस्तान में अगर आप बात करते हैं, हिंदुस्तान का जो 35 मिलियन का जो डायस्पोरा है, 3 करोड़ 50 लाख वर्कर्स का, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में हो, फिर अमेरिका में है और फिर मलेशिया में है। ये टोटल जो डायस्पोरा है उसका 12% के आसपास है। और आप समझने की कोशिश करें, ये हर साल भारत को दरमियानी $80 बिलियन, जो हमारी जीडीपी का तकरीबन 3% हिस्सा है, वो भेजता है। पर अगर बात करें दूसरे देशों के मामले में, तो तजाकिस्तान की टोटल जीडीपी का 42% हिस्सा रेमिटेंस के तौर पर आता है। किर्गिस्तान की जो जीडीपी उसका 31% और नेपाल की जीडीपी का 28%। आप ये समझने की कोशिश करें कि क्या है ये। दिखाता है कि जो लोकल कंट्रीज है, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है, लोकल इंडस्ट्रीज नहीं है, कि लोगों को मजबूरी में जो आसपास की प्रॉस्परस कंट्री, चाहे उज्बेकिस्तान हो चाहे रशिया हो, वहाँ जाके काम करना पड़ता है। लोकल इंडस्ट्रीज के ना होने के कारण देश की इतने ज़्यादा रेमिटेंस पर डिपेंडेंट है। बस इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये कि एक टेम्पररी प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। जब तक वर्कर कमा रहा है तब तक पैसा आएगा, बट लोकल इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही है। आपके यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन लोकल इंडस्ट्री प्रोडक्शन बेस आपका नहीं बढ़ रहा, बिकॉज जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके वर्कर्स, जो आपके डेवलपमेंट में एक अहम रोल निभा सकते थे, वो तो आपकी कंट्री को छोड़कर दूसरे देश में जा चुके हैं। नेपाल की बात करें, नेपाल के अंदर ज़्यादातर जो उसके जीडीपी का जो हिस्सा है, जो तकरीबन $2 बिलियन के आसपास का इनको रेमिटेंस मिलता है, उसका मेजॉरिटी से इंडिया से जाता है। और इंडिया से भी हर साल तकरीबन $5 बिलियन का रेमिटेंस दूसरी देशों में जाता है, जिसमें मेन है नेपाल और बांग्लादेश। पाकिस्तान भी कुछ हिस्सा जाता है, लोग कहते हैं, बट उसके डाटाज अवेलेबल नहीं है। अगर आप बात करें माइग्रेशन के जो इम्पैक्ट हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो ये आप देखें, माइग्रेशन से दो चीज़ों को बढ़ावा मिला। एक तो इसने ग्लोबल कल्चर को बढ़ावा दिया, जो ग्लोबल इंटरेक्शन हुआ अलग अलग कल्चर्स का, तो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर निकल कर आता है, जिसका एग्जांपल है अमेरिका, लैंड ऑफ माइग्रेंट्स कहा जाता है उसको। सिमिलरली मिडिल ईस्ट में जो आज की तारीख में इंटरेक्शन ऑफ अलग अलग कम्युनिटीज़ का है, या जो आप बात करें सिंगापुर का जो पूरा कल्चर है वो माइग्रेंट्स ने डेवलप किया, चाइनीज़ माइग्रेंट्स, इंडियन माइग्रेंट्स, अलग अलग कल्चर के जो वहाँ इकट्ठों से एक सिंगापुरियन कल्चर डेवलप हुआ। खाने में फ्यूजन, इडली जो है वो हमारे, अगर आपको इडली के बारे में जानकारी हो, इडली साउथ इंडिया का जो फूड है, ये बेसिकली इनिशियली कहाँ से आया, ये चाइनीज़ लोगों से आया, उनके राइस डम्पलिंग से निकला। समोसा ईरान से आया, उसके अंदर मीट भरा जाता था। जब पुर्तगीज़ आया तो उसमें आलू भरा गया। तो आप देखिए हमारे खाने, कल्चर, हर चीज़ का माइग्रेशन का कितना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है।
पर इससे कुछ नेगेटिव इश्यूज़ को भी जन्म मिलता है। पहला ये अल्ट्रा नेशनलिज्म को जन्म देता है। अल्ट्रा नेशनल, अति राष्ट्रवाद। अति राष्ट्रवाद को दुश्मन चाहिए, और दुश्मन अक्सर उन्हें माइग्रेंट्स के तौर पे मिल जाता है। वो कहते हैं आज के दौर में खास करके जब इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा देशों की खराब, वो कहते हैं माइग्रेंट्स हमारे जॉब्स खा रहे हैं। अगर ब्रेग्जिट के पीछे जो एक मेन कारण क्या था, ब्रेग्जिट के जो ओपोनेंट्स है वो ये कहते थे कि जो बाहर के माइग्रेंट्स हैं, जो ईस्ट यूरोपियन वर्कर्स हैं, वो यूरोप में आके सस्ते दाम पे काम करके लोकल का पैसा खा रहे हैं, और साथ में जो हमारा वेलफेयर सिस्टम है उस पर एक बोझ बन रहे हैं। वो हमारे वेलफेयर सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पे एक पैरासाइट की तरह काम कर रहे हैं। यही इल्जाम वो साउथ एशियन वर्कर्स पे भी लगाते हैं कि आके हमारा जॉब छीन रहे हैं। ट्रंप की जो पॉलिसी थी अमेरिका फर्स्ट, वो क्या थी? वो एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी थी, बिकॉज उसको ये लगता था कि ट्रंप को की जो ये इमिग्रेंट्स हैं, ये लोकल वर्कर्स का जॉब खा रहे हैं, ये लोकल इकोनॉमी पे एक पैरासाइट की तरह है। ये एंटी माइग्रेंट फीलिंग्स को बढ़ावा देता है। कुछ वर्षों में आपने देखा हो, खास करके जो सीरियन क्राइसिस के बाद जो काफ़ी बड़ी तादाद में जब अरब्स लोग एंटर किए ऑस्ट्रिया वगैरह में, तो वहाँ राइट विंग पार्टीज़ का राइज हुआ। राइट विंग पार्टी आज ऑस्ट्रिया में रूल कर रही है, हंगरी में रूल कर रही है, जो बहुत बड़ी बात है, जो नहीं होती थी। जर्मनी पार्लियामेंट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक पहली बार रिप्रेजेंटेशन मिला राइट विंग पार्टीज़ को। लोकल फीलिंग्स, एंटी माइग्रेंट फीलिंग्स, क्योंकि माइग्रेंट्स को पोर्ट्रे किया जाता है एज एनिमी ऑफ कल्चर। ये कहा जाता है कि जो माइग्रेंट्स हैं हमारे कल्चर को खराब कर रहे हैं, हमारे कल्चर के अगेंस्ट जा रहे हैं, साथ के साथ ये लोग हमारे कल्चर के लिए खतरा है, इकोनॉमी के लिए खतरा है, ये लोग टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह के एंटी मिग्रेंट फीलिंग्स और एंटी इमिग्रेंट वॉयलेंस भी है। हंगरी में जो अटैक किए गए माइग्रेंट्स के ऊपर, ये उसका क्लियर कट एग्जाम्पल है। आप आगे बढ़े, एक जनरलाइजेशन ऑफ कल्चरल गैप भी होता है। देखिए, ये एलिनेशन अमंग द माइग्रेंट्स खास करके ये देखने में आता है जो यंग माइग्रेंट्स है, थोड़े बड़ी कैटेगरी के लोग हैं, 30 साल से ऊपर के लोग, जब ये माइग्रेंट बन के जाते हैं तो उनके साथ दिक्कत ये होती है कि कल्चरली अडप्ट नहीं कर पाते, नई कल्चर शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बिकॉज ज़्यादातर माइग्रेंट जा रहे हैं डेवलपिंग कंट्री से डेवलप नेशन की ओर। उनके लिए वो मॉडर्नाइजेशन हजम करना मुश्किल हो पाता है, लोकल कल्चर से अलग होते हैं, एसिमुलेट नहीं कर पाते। इससे दोनों तरफ से दिक्कत आती है। पहली तरफ ये कहीं ना एलिनेटेड हो जाते हैं, साथ में जो होस्ट कंट्री उसको लगता है हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इसका कारण है इससे टेररिज्म भी बढ़ता है। जो रिसेंट अटैक हुए यूरोप के अंदर, चाहे वो फ्रांस में हुआ हो, चाहे यूके में हुआ, चाहे वो नाइफ अटैक हो, चाहे ट्रक अटैक हो, रिसेंटली जो बीहेडिंग थी टीचर की पाकिस्तान के स्टूडेंट के द्वारा, ये क्या है? ये लोग जाते हैं अपना कल्चर लेके, ये लोग लोकल कल्चर में असिमुलेट नहीं हो पाते, ये लोकल कल्चर को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि जो लोकल कल्चर है इनकी आइडेंटिटी पर अटैक कर रहा है, तो उस कारण ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म की ओर बढ़ते हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो नेक्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स हैं यूरोप के अंदर, वो कंफ्यूजन में है। खासकर जो पाकिस्तानी माइग्रेंट्स की मैं बात करूंगा यूरोप में, यूके के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने आईसिस ज्वाइन की। क्यों? बिकॉज ये ना इस कल्चर के रहे ना उस कल्चर के रहे, वो बीच में फंस गए। वो एक तरफ अपने पेरेंट कल्चर की ओर देखते हैं, एक तरफ ब्रिटिश कल्चर में फंस गए। तो उनको ये लगता है कि जो पेरेंट कल्चर को दबाया ब्रिटिश कल्चर ने, तो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ डिप्रीविएशन, एलिनेशन आता है, जो अल्टीमेटली टेररिज्म की ओर बढ़ता है। साथ के साथ आप देखें शरिया वॉच, यूरोप ब्रिटेन में कुछ राइट विंग मुस्लिम ग्रुप्स ने क्या करा, शरिया वॉच चलाई। उन्होंने ये कह दी कि हमारा इलाका जो ब्रेडफर्ड का है, यहाँ पर गोरे लोग जो हैं भैया वो जीन्स वीन्स नहीं पहनेंगे, शराब नहीं पियेंगे, बिकॉज मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो इसका जो राइट विंग ब्रिटिशर्स था उन्हें जवाब दिया कि भाई हमारा कल्चर ऐसा है, आप हमारी कंट्री में, हम आपकी कंट्री में नहीं है। इससे क्लैशेस हुआ, इससे हेट्रेड बड़ी रिगार्डिंग माइग्रेंट्स। और ब्रिटेन में आप देखें जो एक अल्ट्रा राइट विंग का राइज हो रहा है, बोरिस जॉनसन कहीं ना कहीं एंटी माइग्रेंट के तौर पर देखा जाता है। अमेरिका में ट्रंप ने जो इस्लामोफोबिया फैलाया, जो माइग्रेंट फोबिया, ये हर चीज़ के लिए कहना कि भाई साहब मैक्सिकन जिम्मेवार हैं, ड्रग्स के लिए मैक्सिकन जिम्मेवार है, वॉल बनाएंगे मैक्सिको और यूएसए के बीच में। ये क्या है? ये वही एंटी माइग्रेंट फीलिंग्स है। देखिए एक चीज़ और भी है, बिना माइग्रेंट्स की दुनिया नहीं चल सकती। अगर आप बात करें अमेरिकन एग्रीकल्चर सेक्टर की, पूरा का पूरा माइग्रेंट्स पे डिपेंडेंट है, बिकॉज वो हार्ड लेबर, फिजिकल लेबर अमेरिकन्स नहीं करना चाहते। ब्रिटिश हेल्थ सिस्टम पूरा का पूरा माइग्रेंट डॉक्टर्स, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी इस पर डिपेंडेंट है। क्यों? बिकॉज क्वालिफिकेशन उतनी ब्रिटेन के यूथ की शायद आज की तारीख में टर्शरी लेवल ऑफ एजुकेशन में नहीं है। तो ये कह देना कि माइग्रेंट्स हर प्रॉब्लम का जड़ है, गलत है। माइग्रेंट्स के कारण सोसाइटीज़ बेहतर बनी है, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जब राइट विंग इनको एज ए नेगेटिव एस्पेक्ट के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। साथ के साथ में इनका इंपैक्ट ग्लोबल रिलेशन पे, फॉरेन रिलेशन पे, माइग्रेंट इशूज डेफिनेटली एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इंडिया की जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है वो किस पे बेस है? इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, साथ के साथ जो हमारे डायस्पोरा बाहर आ रहा है उसके राइट्स को सेफगार्ड करना। इंडियन डायस्पोरा एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। इंडिया का जो डायस्पोरा उसे मॉडल डायस्पोरा के तौर पर देखा जाता है। फॉर एन एग्जांपल, जो इंडियन डायस्पोरा की जो मीडियन इनकम है, जो इंडियंस की मीडियन इनकम है यूएस के अंदर, वो तकरीबन $1 लाख के आसपास है, जबकि अमेरिकन फैमिली की, जो नेटिव अमेरिकन फैमिलीज है, उनकी जो मीडियन इनकम $60,000 के आसपास है। दिखाती है कि अमेरिकन में जो इंडियंस है वो एक मॉडल माइनॉरिटी है। तो इससे इंडिया की पॉजिटिव बिल्डअप प्ले होता है, एक इमेज बिल्डअप होता है। अगर आप बात करें हमारे रिलेशनशिप जो मिडिल ईस्ट के साथ हैं, इजराइल के साथ है, उसमें डायस्पोरा ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनिशियली इंडिया का जो इजराइल से थोड़ा एक हिचकने का कारण होता था वो इंडियन इमिग्रेंट्स थे, बिकॉज एक बड़ी तादाद में इंडियन इमिग्रेंट्स मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे और इंडिया रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता था मिडिल ईस्ट के साथ अपने लिए, क्योंकि बिकॉज रेमिटेंस आता था, हमारे बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स वहाँ थे। साथ के साथ अगर आप थोड़े आगे बढ़े, आप बात करें
इंडिया के अंदर जो आज अप्रोच है इंडिया यूएस रिलेशनशिप, उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल असर्टिव इंडियन मिडिल क्लास जो अमेरिकन है उसने पे किया। आप देखेंगे पिछले 10 से 15 सालों में जो इंडियन अमेरिकन है वो काफ़ी असर्टिव हुए पॉलिटिक्स में, चाहे कमला हैरिस हो चाहे बॉबी जिंदल हो। इन्होंने एक इंडिया के लिए एक माहौल क्रिएट किया और इंडिया के को एक विजन दिया। इंडिया का मतलब विजन मतलब इंडिया को विजन नहीं दिया उन्होंने, इसके मतलब एक इंडिया के लिए मौके प्रोवाइड करे कि हाँ हमारे लोगों के थ्रू हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सिमिलरली जो माइग्रेंट्स है वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं। एनआरआई मोदी के इलेक्शन में अगर आप देखें तो एनआरआईज का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल था, जो एक एनआरआईज का सपोर्ट था वो एक बड़ा क्रूशियल था। और आप देखें मोदी जब भी जाते हैं वहाँ की लोकल इंडियन डायस्पोरा से वो कॉन्टैक्ट करते हैं किसी भी कंट्री में जाके, बिकॉज वो एक पॉजिटिव बिल्डअप इमेज में मदद करता है कहीं ना कहीं। तो ये इंपॉर्टेंट इशूज थे माइग्रेशन के। माइग्रेशन को बाइंड अप अगर किया जाए तो ये समझते हुए किया जा सकता है माइग्रेशन बड़ा एक कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के दौर में। जो राइट ऑफ नेशनलिज्म हो रहा है, अल्टरनेशनलिज्म हो रहा है यूरोप में हर कंट्री में, उसमें इंडिया के अंदर जो डर बांग्लादेशी माइग्रेंट्स का दिखाया जाता है कि डेमोग्राफी शिफ्ट हो जाएगी। ये यूके में बड़ा वायलेंट राइट विंग का कहना है कि अगले 25 साल में वहाँ इस्लाम और जो नेटिव एशियंस है वो मेजोरिटी में आ जाएंगे और वाइट्स माइनॉरिटी में चले जाएंगे। जो डर फैलाना ये एक बड़ा एक रोल प्ले करता है राइट विंग की पॉलिटिक्स के राइज में। अगर आप बात करें इंडिया में बांग्लादेशी इशू है इसी तरह से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक है आज की तारीख में आईआर की फील्ड में, लोकल पॉलिटिक्स की फील्ड में, नेशन स्टेट की पॉलिटिक्स की फील्ड में। साथ के साथ आप समझिए जो रेमिटेंस पे डिपेंडेंसी वो भी कितनी खतरनाक है, क्योंकि आपकी लोकल इंडस्ट्रीज उन्हें डेवलप हो नहीं पाती। ऑल्दो ये टेम्प्रेरी पुश देता है इकोनॉमी को, और कितना डिपेंडेंट है डेवलपिंग कंट्रीज ये हमने से समझा। साथ के साथ हमने ये समझा कि माइग्रेशन कितने स्टेजेस वाइज हो सकता है। ये एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, वॉलंटरी हो सकता है, फोर्स्ड हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है माइग्रेशन। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।